जय हिंद भाइयों, मेरा नाम है फरहान खान और आज हम बात करेंगे इंडियन बिजनेसमैन राम किशन यादव के बारे में। अगर आप इन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये संस्कारी जीन्स बनाते हैं, हाथी बहुत अच्छा चलाते हैं और साइकिल चलाने में तो ये चैंपियन है, चैंपियन। इन्हें आप बाबा रामदेव के नाम से भी जानते हो, पर गूगल इन्हें इंडियन बिजनेसमैन राम किशन यादव के नाम से ही जानता है। इनका जन्म 1965 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था और शुरुआती दिनों में ही इन्होंने स्कूल की शिक्षा छोड़कर गुरुकुल स्कूलों में योग, आयुर्वेद और संस्कृत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। सन 2002 से ये योग शिविर लगा रहे हैं और ये शुरुआती दिनों में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। संस्कार और आस्था चैनल पे इनका शो आता था और बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे पूरे देश में। और इन्होंने पूरे देश से कहा कि आप नाक का एक छेद बंद करो। पूरे देश ने नाक का एक छेद बंद कर लिया। फिर उन्होंने बोला दूसरे छेद से सांस खींचो, सबने सांस भी खींची। फिर उन्होंने बोला आप सांस छोड़ दो, सबने सांस भी छोड़ दी। जैसे ही लोगों ने सांस छोड़ी, ये लोगों के सामने प्रकट हुए और बोले अब मेरी कंपनी का आटा, दाल, चावल ये सब खरीदो। फिर पूरे देश ने कहा ये चेंज कब हुआ? पर पूरे देश ने इनसे सामान खरीदा, क्योंकि हमारे देश में एक आधा नंगा आदमी अगर ऑरेंज पहन के कुछ भी बोलेगा तो लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। क्या करते हो चूतिया अपने। सन 2010 में बाबा रामदेव ने अनाउंस किया कि वे अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे 2014 में इलेक्शन लड़ने के लिए। कुछ कारणों से वो पार्टी नहीं बन पाई और अब बाबा रामदेव बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बस एक अपॉलिटिकल आदमी को सपोर्ट करते हैं। पता है ना आप सभी को? नहीं पता है। कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? 2013 में बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया कि होमोसेक्सुअलिटी एक बैड एडिक्शन है और वो योगा और आयुर्वेद से उसको ठीक कर सकते हैं। बाबा जी, जिस तरह से आपकी चेहरे की लेफ्ट साइड पैदाइशी पैरालाइज्ड है और आप विदाउट एनी कंट्रोल लोगों को आंख मारते रहते हैं और ये चीज़ किसी भी योगा और आयुर्वेद से आज तक सही नहीं हुई, उसी तरह से आदमी की सेक्सुअलिटी भी बाय बर्थ होती है। ये कोई बैड एडिक्शन नहीं है, इट इज़ द ट्रुथ ऑफ ए पर्सन विथ विच ही इज बॉर्न। यस। फिर जब 2020 में कोरोना वायरस आया तो बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया से साफ साफ इंग्लिश में कह दिया, If we are not doing yoga, then disease will be होगा। फिर इन्होंने कहा कि नाक में 1 चम्मच सरसों का तेल डालो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहाँ भी कोरोना होगा वो पेट में चला जाएगा और पेट के नेचुरल केमिकल्स उसे मार देंगे। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा और पेट के जो केमिकल्स हो कोरोना को मार देते हैं। बाबा जी, अगर आज न्यूटन जिंदा होते तो आपका साइंटिफिक एक्यूमेंट देखकर आज फिर से मर जाते। सरसों के तेल से कोरोना वायरस खत्म करने वाली न्यूज़ को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फेक न्यूज़ यानी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज़ बताया था। फिर बाबा रामदेव गोदी मीडिया की गोद में आकर बैठ गए और कहने लगे, योग करो ना, नो कोरोना। जब जून 2020 में पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगी थी और साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि ऐसी किसी भी वैक्सीन को आने में कम से कम 6 से 12 महीने लगेंगे, तो बाबा रामदेव और गोदी मीडिया ने मिलकर हमसे कहा, बड़ी बात यह कि वैक्सीन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन कोरोना से बचने का नुस्खा स्वामी रामदेव ने तैयार कर लिया। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि उसी दिन शाम को आयुष मंत्रालय ने ऐसी किसी भी दवा को मंजूरी देने से मना कर दिया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि ये कोरोना की औषधि है। हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं। और कोरोनिल लॉन्च करने के 1 हफ्ते बाद आचार्य बालकृष्ण मीडिया के सामने आए। अगर आप नहीं जानते कि आचार्य बालकृष्ण कौन है तो मैं बता दूं कि जिस तरह से हर जय के लिए एक वीरू होता है, हर अमर के लिए एक प्रेम होता है, हर मुन्ना भाई के लिए एक सर्किट होता है, उसी तरीके से बाबा रामदेव के एक लाइफ पार्टनर है आचार्य बालकृष्ण। ये मीडिया के सामने आए और इन्होंने कहा, हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। फिर साल 2021 की शुरुआत हुई। कोरोना की पहली लहर लगभग खत्म हो चुकी थी। लोग फिर से शादियां करने लगे, पॉलिटिकल पार्टियां रैलियां करने लगी, यहाँ तक कि कुछ लोग तो कोबरा बन के पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन भी करने लगे। আমি একটা কোবরা, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বড়াও নই, আমি জাত গোখরো। आप कोबरा हैं क्या वाकई में?
ये तो उतार लो भाई, मेरे को डर लग रहा है। कोई शक? पर ये सब बहुत लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि साइंटिस्ट ने हमें पहले ही वार्न किया था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग साइंटिस्ट पे नहीं, बाबाओं पे विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने साइंटिस्ट की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया में वैक्सीन्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने लगे। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो बाबा रामदेव को उम्मीद बंधी कि शायद इस बार लोग उनकी दवाई कोरोनिल खरीदेंगे। पर जब लोगों ने इस बार भी उनकी दवाई नहीं खरीदी तो उन्होंने संजय लीला बंसाली से एक सीख ली कि जब भी कोई बिजनेस नहीं चले तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया कि एलोपैथी एक बहुत ही स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। Are you sure about that? और जब मीडिया ने इनसे इनकी इस हरकत का जवाब मांगा तो इन्होंने कह दिया कि मैं तो बस एक व्हाट्सएप मैसेज रीड कर रहा था। अगर मैं मीडिया पर्सन होता तो वहीं अपनी जेब से मोबाइल निकालता और मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता कि मैंने बिजनेसमैन रामदेव से ज़्यादा स्टूपिड और दिवालिया आदमी आज तक नहीं देखा। और वो जब मुझसे इस बात का जवाब मांगते तो कह देता कि मैं तो बस एक मैसेज रीड कर रहा हूँ। और जब भी हमारे देश में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो मीडिया वाले उस पर टीआरपी बटोरने के लिए बहस का आयोजन करते हैं। इस टॉपिक पर भी बहस हुई और बाबा रामदेव को बुलाया आज तक ने। मैं आपको बता दूं कि आज तक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर कोरोनिल खुद है। और जब बाबा रामदेव डॉक्टरों पर बहस कर रहे थे तो नीचे कोरोनिल का ही ऐड आ रहा था। यहाँ तक कि बाबा रामदेव की स्क्रीन पे भी कोरोनिल ही दिख रही थी। IIM अहमदाबाद के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठे हुए स्टूडेंट जूता गीला करके प्रोफेसर के ऊपर मार रहे होंगे कि इतना सब कचरा पढ़ाते हो, ये वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्यों नहीं सिखाते। और जिस तरीके से हर विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान होता ही है, उसी तरीके से आज तक की इस बहस में भी बाबा रामदेव के लिए एक सलमान खान थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश गेले सबसे पहले तो उन्होंने बाबा रामदेव को अपनी स्क्रीन पे से कोरोनिल हटाने को कहा और फिर उनसे वही कह दिया जो सुनने के लिए उनके कान कई दिनों से तरस रहे थे। ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले दो थप्पड़ मारने का और इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी बाबा रामदेव को चैन नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में कहा कि जो डॉक्टर खुद की जान नहीं बचा पा रहा वो हमारी जान क्या बचाएगा। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। पर ये सब देखने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी बाबा रामदेव को जेल क्यों नहीं होती, किसका हाथ है इसके पीछे। पता है ना आप सबको। और यहाँ मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार है जाती मकान। बाबा जी कहीं ऐसा ना हो कि जब समय बदले तो फिर से सलवार पहनकर भागने की नौबत आ जाए। मैं बाबा रामदेव को यही सलाह देना चाहूँगा कि वे अपना बिजनेस चलाने के लिए इतना नीचे ना गिरे और लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस कठिन समय में डॉक्टर्स अपनी और अपनी फैमिली की जान दांव पर लगाकर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। आप एलोपैथी पे और डॉक्टर पे अपना विश्वास बनाए रखें और सभी टीकाकरण कराएं। जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।